नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को किया जाएगा नमन। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर होगा मंथन। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर। मोहम्मद यूनुस पर जमकर बरसी शेख हसीना। कहा, बांग्लादेश में नर्क जैसा माहौल, अल्पसंख्यकों पर हो रहा बेहिसाब जुल्म। और खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे टीम इंडिया की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने की। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से। देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। ये पुरस्कार वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व खेल के क्षेत्रों में असाधारण उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों का इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना है। साथ ही युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा स्मरण रखा जा सके, जिनका अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। तो 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस दिन से एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इतिहास बलिदान का, अडिग और अखंड धैर्य का। कहानी बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। एक विरासत और थी जिसका गौरवगान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये थी बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की विरासत। दशम गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने आनंदपुर साहिब में माता गुजरी सहित बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को 1704 ईस्वी में 26 दिसंबर को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस अद्वितीय बलिदान, अभूतपूर्व शौर्य से युवा पीढ़ी को जोड़ने और इस शहादत से प्रेरणा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करने की घोषणा की। 350 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। घटना 18वीं सदी की है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह की उम्र उस वक्त करीब 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र करीब 6 वर्ष थी। दशम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कसूर सिर्फ इतना था कि मासूम बालकों ने अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और दृढ़ता का परिचय देते हुए इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च बलिदान के इस प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। हर्षित चौरसिया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और विचार विमर्श का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवों को साझा करना है। इस सम्मेलन में विदेशी न्याय क्षेत्रों से साक्ष्य इकट्ठा करने, आतंकवाद विरोधी जांच में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण, मुकदमे का प्रभावी प्रबंधन, कट्टरता से निपटना, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों सहित आतंकवाद से संबंधित अन्य विषयों पर सत्र इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सम्मेलन में आतंकवाद वित्त पोषण नेटवर्क को बाधित करने के टूल्स, तकनीक और केस स्टडी, भविष्य के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीतियों का निर्माण और उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं के निर्माण पर सत्रों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित ये वार्षिक सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया, जहां सूत्रों के अनुसार राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग इस अंधकारमय काल को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके परिजनों के साथ वीडियो कॉल पर बात की। इससे पहले सोमवार को शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया था। और वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के लंदन से बांग्लादेश लौट आने से राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो चुकी हैं। तारिक रहमान के स्वागत में उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। 17 साल बाद पहली बार ढाका पहुंचने पर तारिक रहमान ने पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए देश में लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये देश सभी धर्म के लोगों का है, जिनमें मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई शामिल हैं। तारिक रहमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर देश का निर्माण करें। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंगोस मसाला। मसाले सच MDH। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के बड़े हिस्से में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है और इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर का अनुमान जताया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां के चलते भीषण सर्दी पड़ रही है। गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। सर्दी से निजात पाने के लिए लोग कांगड़ी का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के तालोजा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट से विमानों का संचालन गुरुवार 25 दिसंबर से अब शुरू हो चुका है, जहां बेंगलुरु से इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट कल सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इससे कुछ ही देर बाद इंडिगो एयरलाइंस की नवी मुंबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट ने टेक ऑफ भी किया। संचालन शुरू होने के पहले नवी मुंबई एयरपोर्ट से 30 उड़ानें लैंड और टेक ऑफ हुई, जिनमें करीब 4000 यात्रियों ने सफर किया। इस एयरपोर्ट से गोवा, दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चि जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशन की उड़ानें भी संचालित की जा रही हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की है, जिससे मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा।
विमानों का संचालन शुरू होने से पहले एयरपोर्ट पर 1500 से ज्यादा ड्रोन्स से एक ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। रेलवे यात्रियों के लिए नई किराया दरें कल मध्यरात्रि से अब प्रभावित हो चुकी हैं। संशोधित किराया ढांचे के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें कि संशोधित किराया केवल आज या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर ही लागू होगा। पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की जाए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज या अन्य सहायक शुल्कों में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। नई दरों के अनुसार यात्री ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक के किराए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणियों और सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण रोजगार की तस्वीर बदलने वाली एक नई पहल आज गांवों में चर्चा का विषय इस समय बनी हुई है। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे श्रमिक मनरेगा से अलग और अधिक प्रभावी मान रहे हैं। मेरठ के गांवों से सामने आई जमीनी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये योजना रोजगार के साथ साथ भरोसे की भी गारंटी दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाली नई योजना को लेकर श्रमिकों में एक नई खुशी दिखाई दे रही है। गांवों के सरपंच श्रमिकों को पंचायत भवनों में बुलाकर विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि मनरेगा से बेहतर और पारदर्शी ये योजना उन्हें कैसे लाभान्वित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच ये नई योजना चर्चा का विषय बन रही है। ये तो फायदा है, पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का है। ये तो फायदा ही है। जो हमें मजदूरी करनी है तो हम अपना नाम लिखवा सकते हैं और इससे हमारे खाते में पैसे जाएंगे। पहले खाते में भी नहीं आते थे। ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है, जो मजदूर इंसान के लिए मजदूर के खाते में पैसे जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वो निकाली है योजना 125 दिन की, मैं उससे बहुत खुश हूँ। ठीक है जी। और जो हमारी वो नई लगता है उसका जो भत्ता मिलता है उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। बस जितने भी वो हैं उनके साथ मैं भी हूँ और मैं अपने जो मेरे मिलने वाले हैं ना, मैं उन्हें भी अपने साथ रखूँगा। यहाँ बातचीत के दौरान एक बात बार बार सुनने को मिली, जिसमें श्रमिकों को सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलने की गारंटी भी है। इससे ये फायदा हमें रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से हमें बहुत कुछ फायदा मिलेगा। प्रधान मोदी जी की योजना में अच्छा काम करेंगे तो हम भी अच्छे ही रहेंगे। हमारे गांव के आसपास ही काम मिलेगा। जैसे कि अब कुछ भी काम हो उसमें हम चले जाते थे खेती कियारी में, वही काम अब हमें यहीं पे नज़दीक ही मिल जाएगा, तो हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। इस योजना की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल अस्थायी काम नहीं बल्कि स्थायी और उपयोगी ग्रामीण ढांचे तैयार किए जाएंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर गांवों से जो तस्वीर सामने आई है वह साफ बताती है कि ये योजना मनरेगा से अलग, अधिक मजबूत और जमीनी जरूरतों के अनुरूप श्रमिकों को लाभ देगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये लोगों को समय पर सूचित करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने, संपत्ति बचाने और तैयारी करने का एक मौका देती है, जिससे जीवन और धन की हानि कम हो जाती है। और यह आपदा प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। ये प्रणाली खतरे की निगरानी, भविष्यवाणी और सूचना के प्रसार को इकट्ठा करती है, ताकि लोग तुरंत कार्रवाई कर सके। आज के इस आधुनिक युग में अब जब तकनीक और विकसित हो चुकी है, तो ये और जरूरी हो जाता है कि सही और सटीक जानकारी आम जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सके।
इस दिशा में भारत सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छब्बीस दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के पास समुद्र में 9.1 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसने विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया। ऊंची लहरों ने लगभग 2,28,000 लोगों की जान ले ली और करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उस समय कोई चेतावनी प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिल पाया। 2004 की सुनामी के दौरान भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। आपदा के समय जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी जरूरत थी। जब संचार के अन्य साधन ठप हो गए, तब रेडियो लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी सीधे आपदा क्षेत्र से दी। आकाशवाणी ने संकट की घड़ी में लगातार जरूरी सूचनाएं देकर अपनी अहमियत साबित की। This place has become a graveyard. The silence of death is all around, and even the sound of the sea cannot drown the silence. इसी भीषण त्रासदी के बाद भारतीय महासागर सुनामी चेतावनी और शवन प्रणाली की स्थापना की गई, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके। 15 अक्टूबर 2007 को भारत ने अत्याधुनिक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की शुरुआत की। यह केंद्र भूकंप और समुद्र स्तर से जुड़ा डेटा लगातार निगरानी में रखता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत चेतावनी जारी करता है। यह प्रणाली 12 मिनट के भीतर 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप का पता लगा लेती है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सेंसर और ज्वार मापने के यंत्र लगाए हैं। After this tragic event, which took about 230,000 lives and then impacted so many countries within the region, so the UN gave the mandate, provided the mandate to UNESCO's IOC to establish a end-to-end tsunami early warning and mitigation system in the Indian Ocean region. So that was when the ICG, it's called the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, that was established to actually coordinate with all the countries in the region, all the stakeholders within the region and outside the region to work together. यह चेतावनी केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों को सैटेलाइट फोन, SMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजता है, ताकि प्रशासन, मीडिया और जनता तक समय पर जानकारी पहुंचे। आज मजबूत चेतावनी प्रणालियों की बदौलत भारत और भारतीय महासागर क्षेत्र के देश पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और तैयार है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की, जहां भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर 3-0 की अजय बढ़त हासिल की जाए। तो वहीं श्रीलंका की बात करें तो टीम सीरीज बचाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।